Good afternoon to all of you. So today's lecture is going to be on the another very important document of the company which is known as a prospectus, जिसके अंदर हम यूजुअल बेसिकली कवर करेंगे मीनिंग एंड द कंटेंट्स ऑफ द prospectus, साथ ही साथ द सिविल एंड द क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन इन द prospectus. तो अगर हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो वेर अ कंपनी इंटेंड्स टू इशू अ पब्लिक अपील फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स, वहाँ पर prospectus का इशू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द पोजिशन और द सिचुएशन वेयर द prospectus काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कम्स इनटू द पिक्चर. सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एक रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करता है कि नो अपील कैन बी मेड फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स अनलेस सच अपील इज अकम्पनीड विद अ prospectus. अब अगर हम स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 it talks about the prospectus or the meaning of the prospectus. It states that the prospectus means a document described or issued as prospectus and includes what are the components. First one is red herring prospectus, shelf prospectus, any notice, circular, advertisement, any other document inviting offers from the public for the subscription or the purchase of any securities of a body corporate. So that is a statutory definition जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में easily अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट किया है. लेट्स टॉक अबाउट कि एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होती है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज प्रोस्पेक्टस जहाँ पर सिक्योरिटीज़ और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ जो इशू होने के लिए इंक्लूड की गई हैं फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इशू ऑफ अ फर्दर प्रोस्पेक्टस. On the other hand, the red herring prospectus, it is a prospectus which does not include complete particulars of a quantum or the price of the securities included therein. तो देख लेते हैं prospectus के essentials क्या होंगे. पहला essential जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि it is basically an invitation or offering to the public. The invitation, such invitation must be made by or on behalf of the company or in relation to the intended company. Third one, the invitation must be to subscribe or to purchase, either to subscribe or to purchase. The invitation may relate to shares or debentures. अब there's this particular pointer कि prospectus must be issued to the public. अभी जो issued to the public है इस क्लॉज को लेके काफ़ी कंफ्यूजन है, किस तरीके से पब्लिक को इशू किया जाएगा. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इट कुड बी एन एडवर्टीजमेंट थ्रू विच द कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. There's a term abridged prospectus which has been used under Companies Act 1988. अब abridged prospectus, चूँकि हम prospectus का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो हमें उससे जुड़े हर शब्द, हर टर्मिनोलॉजी की मीनिंग पता होनी चाहिए. तो अगर abridged prospectus का कहीं जिक्र आता है तो आप वहाँ पर ही समझेंगे कि एक ऐसा prospectus है जहाँ पर सिर्फ ब्रॉड फीचर्स कंपनी के बारे में ब्रीफ किए जा रहे हैं या शेयर्स या डिबेंचर्स के बारे में ब्रीफ किए जा रहे हैं. ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की कैटेगरी में प्लेस करेंगे. अब लाइबिलिटी अगर प्लेस करनी है तो पहला क्वेश्चन आता है हु ऑल कैन बी स्यूड. तो लाइबिलिटी जो है अंडर सेक्शन 26 है और अंडर सेक्शन 35 है. तो पहला जो लाइबिलिटी है वो इन केस अगर किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया गया है जो कि रिक्वायर्ड थी, उसको ओमिट कर दिया गया उसके डिस्क्लोजर को, तो 26 के अंदर लाइबिलिटी आएगी. और 35 के अंदर लाइबिलिटी उस केस में आएगी जब प्रॉस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट्स या अनट्रू स्टेटमेंट्स प्लेस किए गए होंगे. लेट्स सी फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या लाइबिलिटी आती है. तो एनी पर्सन हु हैज़ बीन इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी relying on a fraudulent statement in a prospectus can sue either the director or the person responsible for issuing it, plus that person can very well claim damages. Now the investor has to prove that the false representation was made by the company knowingly,
Second, without belief in its truth, and recklessly whether it be false or true. प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए अगर फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट्स उसमें इशू किए जाते हैं प्रॉस्पेक्टस के द्वारा, तो उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस फ्रेम आउट की गई हैं। तो ये गाइडलाइंस जो हैं ये 4 इन नंबर हैं। फर्स्ट गाइडलाइन इज दैट द अग्रीव्ड पार्टी हैज़ टू प्रूव दैट द पर्सन मेकिंग दिस सजेशन न्यू दैट वॉट ही इज स्टेटिंग इज नॉट ट्रू और डिड नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और जिसे हम एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ सब मटीरियल फैक्ट कह सकते हैं। दूसरा है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू सम एग्जिस्टिंग फैक्ट विच आर मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेजिंग शेयर्स। नेक्स्ट वन इज द प्लेंटिफ शुड हैव टेकन शेयर्स और डिबेंचर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट फ्रॉम एनी इंटरमीडियरी। एंड द लास्ट वन इज लाइबिलिटी could also be placed for the negligence. लेट्स सी सेक्शन 35 के अंदर यानी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर किन लोगों को हम सू कर सकते हैं। तो द कैटेगरीज आर ऑल और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सूड। पहला तो डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ द इशूएंस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, पर्सन्स नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज प्रेजेंट और फ्यूचर डायरेक्टर्स, promoters, persons who have authorized the issue of prospectus, and experts as mentioned under section 26 clause 5. The notable point which you need to remember इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो अलॉटी के ऊपर होगा कि उसको मिसलीड किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस। तो सिविल लाइबिलिटी भी है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 35 के अंदर है, क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 के अंदर है। नाउ जो ये सिविल लाइबिलिटी है जो कि सेक्शन 35 के अंदर है, तो नोटेबल पॉइंट इज जो रेमेडी अवेलेबल है क्या है, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड कर दिया जाए या फिर उस मनी को जो इन्वेस्ट किया गया है उसे क्लेम कर लिया जाए। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हैपन द इन्वेस्टर मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब जो राइट टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉस्ट हो जाता है इफ दैट पर्सन अटेम्प्ट्स टू सेल द शेयर्स और अटेंड्स द जनरल मीटिंग और रिसीव्स dividends from the company. And a very important case relating to it is Greenwood versus Leather Short Wheel Company Limited, 1900 का केस है। यहाँ पर एक व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया स्टेटिंग कि हमें ऑलरेडी ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं, बट इन फैक्ट not a single order has been obtained except for the trial and by way of experiment. So the court held that the directors were liable for untrue statement in the prospectus. अब अगर लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी से बचने के लिए कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल कराए गए होंगे। तो सेक्शन 35 के क्लॉज 2 के अंदर वो डिफेंसेस मेंशन्ड हैं और कहा जाता है कि लाइबिलिटीज कैन बी ओमिटेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। द फर्स्ट इज that the consent has already been withdrawn before the issuance, without knowledge वो issue किया गया, ignorance of the untrue statement after issue plus before allotment, and that person need to be aware and वो जो उस ignorance की notice है वो उसे publish करानी होगी in the newspaper. That person has reasonable ground for belief of and basically honesty, reasonable grounds हैं ये, and reliance on experts opinion under section 26, and जो ये statement था that was based on public official document. अभी जब हम बार बार एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 26, तो उस एक्सपर्ट को आखिर क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं। तो पहला तो कि उसने अपनी कंसेंट जो है इन राइटिंग विड्रॉ कर ली है। दूसरा उसने अपनी जो कंसेंट है उसे विड्रॉ किया है विद द रीजनेबल पब्लिक नोटिस डिलीवरी के बाद और बिफोर द अलॉटमेंट। थर्ड वन इज दैट पर्सन हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द स्टेटमेंट वॉज ट्रू। अभी जो राइट टू रिसेंड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला बाय अफर्मेशन, दूसरा अनड्यू डिले एंड द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इन तीनों ही सिचुएशंस में जो आपका राइट टू रेसिंड है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं रह जाता, उसके ऊपर लिमिटेशन आ जाती है। एंड यू कैन नाउ नॉट रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम योर इन्वेस्टेड मनी।
क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर बात करें तो सेक्शन 34 के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी है पनिशेबल, इट इज़ ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 ऑफ द एक्ट, जहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 10 ईयर्स तक, फाइन है अमाउंट इन्वॉल्व 2-3 टाइम्स टू द सेड अमाउंट, एंड दोनों ही चीज़ें भी हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है। डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल हैं कि जो स्टेटमेंट है वो इमटीरियल था या फिर रीजनेबल ग्राउंड था उनके पास उसको बिलीव करने का। सेक्शन 36 के अंदर एडिशनल क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इम्पोज की गई है ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन और बोथ। सो दीज आर ऑल द components which you need to study under the topic prospectus under the Companies Act 2013. Thank you so much.